नाजरीन आदाब। अली वारसी आज एक मरतबा फिर आपके सामने नया दौर के प्लेटफॉर्म से हाजिर है। और हमारा जो आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करने चाह रहे हैं, आपको पता होगा कि बहरिया टाउन कराची के ऊपर गुज़िश्ता कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खासा शोर मचा हुआ है। वहां पर ऐसी वीडियोस जो हैं वो मंजर आम पर आई हैं, जिसके अंदर बहरिया टाउन के लोग सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर जो लोकल्स हैं उनसे जमीनें खाली करवाने के लिए मलिर के इलाके में उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। और वहां पर इतलात ये है कि एक शख्स जो है उसका इंतकाल भी हो गया है, और साथ साथ जो है वो कई लोग जख्मी हैं। और इस हवाले से जो माहौलियाती सूरत हाल है उसके ऊपर भी बात करने की जरूरत है। जो लोकल्स हैं जिनको इन उनके घरों से निकाला जा रहा है, उनके घरों को मस्मार किया जा रहा है, उनकी भी अहम बात है। और इसकी वजह से जो कराची का ओवरऑल जो अर्बन जो एक मैप जिसकी बात की जानी चाहिए कि उसके ऊपर किस तरह से ये इफेक्ट कर रहा है, उसका टोटल जो एक बड़े सिटी का एक प्लान होता है, उस प्लान को किस तरह से ये इफेक्ट कर रहा है। तो उसके लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं मोहम्मद तौहीद। मोहम्मद तौहीद जो है वो एक्सटेंसिवली इस मौजू के ऊपर भी लिखते रहे हैं बहरिया टाउन के हवाले से, लेकिन ये वैसे भी अर्बन प्लानिंग के हवाले से लिखते हैं। कराची अर्बन लैब से इनका ताल्लुक है और अर्बन प्लानिंग पढ़ाते भी हैं। तो तौहीद, मैं सीधा आपके पास आऊंगा और मेरा आपसे जो पहला सवाल है वो बुनियादी तौर पर यही है कि सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपने खुद भी इसके बारे में लिखा है, आप इसके बारे में जानते भी हैं, पढ़ते भी रहते हैं। तो ये बताइए कि ये बहरिया टाउन कराची का मामला क्या है, वहां पर इस वक्त क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये आजकल जो इतना ज्यादा सोशल मीडिया पर एक आउटरीच हमें नजर आ रही है और मीडिया पर बिल्कुल खामोशी नजर आ रही है, उसका बताइए कि हो क्या रहा है वहां पर। देखें, इसमें अली पिछले 3 दिन से सूरत हाल ये है कि बहरिया टाउन ने एक बार फिर जो वहाँ के जो सदियों से आबाद गोट हैं उन पर हमला किया, जिसमें ख़ास तौर पे जो पिछले 3 दिनों में जिस ज़मीन पर जिन गोटों पर कब्ज़ा किया गया उसमें हम देखते हैं कि कमाल खान जोकियों की ज़मीन है, फिर नूर मोहम्मद गोट हमें नज़र आता है, इसके अलावा हाजी बख्श गबूल गोट हमें नज़र आता है, अब्दुल्ला गबूल गोट हमें नज़र आता है, इसके अलावा एक और है दाद गबूल गोट, दाद करीम बलोच गोट। तो यहाँ पर तो अभी इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं कि इनकी ज़मीनों पर जो है वो कब्जा कर लिया जाए और उनके मकीनों को वहाँ से जो है वो बेदखल कर दिया जाए। अच्छा, ये पहली बार नहीं हो रहा है, मैं आपको फिर बताऊं। देखें, 2014 के बाद से जो ये सिलसिला शुरू हुआ है कि जिसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ज़रखेज़ ज़राई अराजी और कुदरती माहौलियाती निज़ाम को जो है वो एक तामीर शुदा इलाके में तब्दील करने की जो बहरिया की कोशिश है वो हमें मुस्तकिल नज़र आ रही है। और सिर्फ यही नहीं, जबकि हम ये भी देखते हैं कि दही कराची की जो आबादियात है उसको तब्दील किया जा रहा है। अच्छा, इस तरह कुछ पिछले वाक़यात भी हैं। अगर हम देखें, आज से 7 माह पहले तकरीबन अक्टूबर 2000 में भी इस तरह का वाक़या हुआ था कि अली मोहम्मद गबूल गोट और अली दाद गबूल गोट के इर्द गिर्द 4 दीवारी कायम कर दी गई थी। तो अब जब आप अंदाज़ा करें ना कि एक छोटा सा गोट है, उनकी अपनी रिसोर्सेज बहुत महदूद हैं और उनके इर्द गिर्द एक बहुत कोई बड़ा बिल्डर और बहुत कोई बड़ा बिजनेस टाइकून जो है वो 4 दीवारी खड़ी कर दें, उनके रास्तों को बंद कर दिया जाए, उनके पानी के जो कुएं हैं जनाब उनको जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, उनके कब्रिस्तान को जो है वो मिसमार करने की कोशिश की जाए और वहाँ के लोगों पर जो है वो तशद्दुद किया जाए, लोगों पर बिल्डोजर चढ़ाने की कोशिश की जाए। और उस पर सितम ज़रीफ़ी ये है इस वक्त जो नज़र आ रही है कि अगर वो FIR लॉन्च करने के लिए जाते हैं और वो कहते हैं जी हमें जो है इस बहरिया टाउन के जो गार्ड्स हैं, जो लोग इसमें मुलविस हैं, उनके खिलाफ कोई FIR करनी है, तो वो उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं की जाती है। तो ये इस तरह की सूरत हाल जो है हमें मुस्तकिल नज़र आ रही है, जो कि यकीनन हम कहते हैं, हम चूंकि हम इंसानी हुकूक की बात करते हैं, हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जब हम इन तमाम चीज़ों को देखते हैं तो ये इस वक्त ये कह लें कि वहाँ के जो मकीन हैं उनकी जिंदगियां, उनके घर, उनके रोजगार सब इंतहाई खतरे से दो चार हैं। सही। तो ये मुझे बताइएगा कि तौहीद, असल जो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है वो ये कि जाहिर है कि एक लीगल केस भी होना जरूरी है ना, चाहे वो जो लोकल्स हैं उनका हो, चाहे वो बहरिया टाउन है उसका हो। तो यहाँ पर एक तो पहले ये बताइएगा कि आपने मुझे बताया बहरिया टाउन के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के बारे में हम ये सुन रहे हैं कि ना सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि वीडियोस में हम देख चुके हैं कि वो जो लोग हैं वो इंतजामिया के साथ बहरिया टाउन जो है वो बहरिया टाउन के जो एहलकार हैं वो इंतजामिया भी उनका साथ दे रही होती है। तो इसकी क्या रीजन क्या है, मतलब क्या सरकारी तौर पर पोजीशन क्या है इसकी, लीगली क्या पोजीशन है कि जिसकी वजह से सिविल इंतजामिया उनका साथ दे रही है। देखें, इसके दो मामलात हैं। एक तो ये कि बहरिया टाउन की स्ट्रॉन्ग एफिलेशन है मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ, खासतौर पर सिंध में जो हुक्मरान जमात है उसके साथ उनके बहुत अच्छे तरह के टर्म्स हैं। पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, जो सुप्रीम कोर्ट का असल में जो एक फैसला आया था जिसमें जो बहरिया टाउन के साथ में एक जो है वो एडजस्टमेंट की गई थी अमाउंट की, उसके बाद से जो है ख़ास तौर पर बहरिया टाउन
ये जो सदियों से आबाद मकीन है इनके ऊपर प्रेशराइज कर रहा है कि जी ये तमाम ज़मीन तो जो है वो हमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो एक अलहदा मामला है, वो बिल्कुल एक अलहदा चीज़ है, उसका इस ज़मीन से या इस तरह इन वकीलों की बेदखली से बराह रास्त कोई वास्ता और ताल्लुक ही नहीं है। मैं इसको फिर कनेक्ट करता हूँ दीगर कराची के साथ में कि जहाँ सुप्रीम कोर्ट के को ही गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें अगर हम बात करें थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन वही बात है क्योंकि हम पूरे कराची की बात करते हैं, पूरे कराची की शहरी मनसूबाबंदी की बात करते हैं, तो हमें ये नजर आता है कि जहां पर नालों के इर्द गिर्द हो, चाहे प्रेस मार्केट हो, हर जगह पर किस तरह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नाम इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के बाज़ औक़ात बहुत सारे फैसलों में, जैसे कराची सर्कुलर रेलवे के फैसले में भी वाज़े तौर पे ये कहा गया कि अगर किसी को बेदखल किया जाए, सरकार जो बेदखल करे, यहाँ तो मामला ही अलग है, बहरिया टाउन का मामला बहुत अलग है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सरकार अगर बेदखल करे तो उनको जो है मुतबादिल फराहम करे। लेकिन हर जगह पर पूरे कराची में इस वक्त जितनी इस्मारी हो रही है, जितनी बेदखली हो रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आड़ लेकर ना सिर्फ इदारे बल्कि बासर शख्सियात जो है वो गरीबों की जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं। अच्छा, ये एक बड़ी अजीबो-गरीब बात है कि एम्प्रेस मार्केट का आपने ज़िक्र किया और दीगर जो एरियाज़ हैं कराची के अंदर जहाँ पर ये हुआ, तो वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको उसकी आड़ लेकर ये सब कुछ किया गया और वहाँ पर जो है वो आम जो एक ठेला लगाने वाला, एक छोटी दुकान लगाने वाला जो आम शहरी हैं, उनको जो है वो रोक दिया गया और इसको एन्क्रोचमेंट का नाम दिया गया। इसके ऊपर भी बहुत डिबेट की जा सकती है। हमारी जो अर्बन क्लास है पाकिस्तान की, जो मिडिल क्लास होती है, अपर मिडिल क्लास होती है, वो कहती है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। शहर के अंदर हमारी गाड़ियां जो हैं वो रुक रुक कर चलती हैं और हमारी जो क्या कहते हैं ट्रैफिक जो है उसको खराब होता है, लेकिन जाहिर है लोगों के रोजगार छीने जाते हैं। यहाँ पर ये हो रहा है। अच्छा, इसकी मुझे लीगल पोजीशन आपने बताया, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने नुक्ता उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर ये हो रहा है, मगर क्या ये जमीनें जो हैं ये बहरिया टाउन को अलॉट की गई हैं कि वो आकर इनको खाली करवा रहे हैं? क्योंकि एक इतला नहीं बल्कि एक रिपोर्ट जो है वो ये भी कहती है कि बहरिया टाउन को ओरिजिनली 16,000 एकड़ जो है वो सिंध हुकूमत की तरफ से दिया गया था, जो कि अब कब्जे कर करके तकरीबन 9,000 एकड़ पर मजीद कब्जा करने के बाद 25,000 एकड़ जो जमीन है वो अब उनके कब्जे में है। और साथ साथ मुझे अगर याद सही पड़ रहा है, शायद आपने ही ये बात जो है वो मेंशन की थी अपने एक साबिका एक आर्टिकल के अंदर, मजमून के अंदर, कि जिसमें आपने ये बताया था कि बहरिया टाउन का जो नक्शा है वो कोई है ही नहीं, जिसकी वजह से वी डोंट नो कि इसके हदूद अरबा है क्या, ये कहां से कहां तक फैला हुआ है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ठीक है कि अगर बहरिया टाउन ने 16,000 एकड़ ही हम चलें तसव्वुर करते हैं, वो ज़मीन जो है वो सिंध गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारों ने उसको दी है, तो उसकी कोई एक बाउंड्री होना चाहिए और वो बाउंड्री बहरिया टाउन नहीं बनाएगा। यह बात याद रखें, वो बाउंड्री जो है वो सिंध गवर्नमेंट का इदारा, चाहे वो एमडी हो या कोई इदारा हो, बाउंड्री बना के दे बहरिया टाउन को कि जी ये आपकी बाउंड्री है, इसके अंदर आप जो कुछ बना सकते हैं वो बनाएं। जबकि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो ये रहा है कि बहरिया टाउन खुद जो है वो, आप देखें, वो वॉल होती है जो डिसमेंटल हो जाती है और उस वॉल को जो है वो थोड़े थोड़े अरसे बाद जो है वो चेंज किया जा सकता है। वो इस तरह की वॉल है, उसको ओपन, उसको आप खोल लें और वापस दोबारा से जो है वो असेंबल कर लें। तो वो तो इस तरह की वॉल है, उससे आप क्या अंदाजा करते हैं वो वॉल कहाँ से कहाँ बढ़ रही है, रातों रात कहाँ से कहाँ बढ़ जाती है, कोई नहीं जानता इस बारे में। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी बात आपने बात की कि नक्शे की, चले अब हम नक्शे के हवाले पे बात कर लेते हैं। बहरिया टाउन का तो कोई ऐसा नक्शा नहीं मिलता हमें कि जिसमें जो है वो हमें ये पता चले कि उसकी जो असल आबादी जो है, असल जो उसकी हदूद है वो कितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू जो हुकूमती इदारे हैं उनके मुताबिक भी हमें कहीं से नहीं पता चल रहा। सॉरी। तो इसी तरीके से अगर हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, ये जो बहरिया टाउन आता है, ये आता है आपका जो है वो समझ लें ताल्लुका गडाफ डिस्ट्रिक्ट मलीर लगता है, और जो है ये दे पड़ता है, दे आता है लंगे जी। अब दे लंगे जी का जब हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का नक्शा निकाल के देखते हैं, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट पर भी मौजूद है और आम लोग भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम देखते हैं तो वो नक्शा बताता है कि 1933 से 1964 के दरमियान में वो नक्शा बनाया गया। उस नक्शे में 7 गोट बड़े वाजे नजर आते हैं और उन्हीं गोट के इर्द गिर्द की तमाम ज़मीन जो है वो बहरिया टाउन को अलॉट कर दी गई। जब अब सवाल ये है कि जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के एक नक्शे के मुताबिक वो गोट वहाँ मौजूद है जो कि 1933 से 1964 तक उनकी एग्जिस्टेंस अगर मिलती है, जिसमें मशहूर जो है वो गोट गाजियान है, रादो जोकियो गोट मिलता है, फिर हमें जोड़ियो गबूल गोट मिलता है, जुम्मा खान गोट मिलता है, आपका अल्लाह हाजी अली मोहम्मद गबूल गोट मिलता है, उस्मान अल्लाह रखियो गोट मिलता है, इसके अलावा जो है वो नूर मोहम्मद गबूल गोट मिलता है। तो ये गोट जो है वो तो बीओआर के नक्शे में मौजूद हैं,
तो उनको तो हटाया ही नहीं जा सकता। ऐसे ऐसा तो नहीं है कि जी आपकी ज़मीन हो और आपकी ज़मीन के इर्द-गिर्द की ज़मीन किसी और को अगर दे दी गई तो वो कहे जी ये ज़मीन जो है आपकी ज़मीन भी उसकी हो गई। तो कानूनी तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन यहाँ मामला कानून का ये है कि जब इस मामले पर या इस तरह के बाअसर शख्सियात जहाँ पे मौजूद हों, बाअसर इदारे, बाअसर प्राइवेट इदारे जहाँ मौजूद हों, जब वो हम कानूनदान इदारों के पास लोग जाते हैं, जो लोग हमें बताते हैं। आज ही मेरी सुबह जो है वो हफीज़ बलोच जो वहाँ पे जो इलाकाई रहनुमा है, इंडिजिनियस राइट अलायंस से भी उनका ताल्लुक है, इसके अलावा जो है कराची बचाओ तहरीक से भी उनका ताल्लुक है। तो उनसे मेरी बात हुई, कह रहे जी हम थाने में जाते हैं तो एफआईआर भी हमारे ही लोगों के खिलाफ काट दी जाती है और ना कि एफआईआर उनके खिलाफ काटी जाए जो कि जुल्म कर रहे हैं। तो इस तरह के मामलात हैं। फिर पिछले दिनों उन्होंने एक कोशिश की कि जब थाने में गए तो एफआईआर नहीं काटी गई, फिर वो मलीर कोर्ट चले गए। मलीर कोर्ट में जाके उन्होंने वहाँ पे पिटीशन डाली, क्योंकि तरीक़ेकार यही होता है कि अगर एक थाना आपकी एफआईआर नहीं काट रहा तो आप कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में जाके आप कहते हैं कि जी ये मैटर है और इस पर एफआईआर काटी जाए, तो कोर्ट ऑर्डर करता है, लेकिन कोर्ट ने भी वो केस जो है डिसमिस कर दिया। इसी तरह उनका एक केस और है जो कि इस वक्त जो हाई कोर्ट में है, तो उसका कोई बेंच तश्कील पाना है, वो बेंच तश्कील नहीं पाके दे रहा, उसकी क्या वजूहात हैं कोई नहीं जानता है। इसी तरीके से वो अभी उन्होंने एक और बताया कि उन्होंने एक कोशिश की कि यही इसी तरह के जो लोग हैं, जो लोकल्स हैं, उनकी बेसिस पर एक केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में डाला जाए। एक सुप्रीम कोर्ट के वकील से कोई बात भी हो गई थी, उनको उन्होंने कागजात भी दे दिए थे, लेकिन कुछ नामालूम वजूहात की बिना पर जो वो वकील थे वो जो है वो उन्होंने इनकार कर दिया। तो अब जब इस तरह के मामलात हमें मुस्तकिल नजर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है चीजें मुश्किल है। अच्छा, एक और अपडेट हुई है वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि मुझे हफीज बलोच साहब ने बताया कि कल रात को सिंध के वजीर इत्तलात जनाब नासिर हुसैन शाह साहब ने उस इलाके का दौरा किया, उन लोकल लोगों से भी मिले, जो कि बहरहाल एक हौसला अफजा बात है, ठीक है, सही है। अब उसके पीछे जो भी वजूहात हो, लेकिन बहरहाल ये हौसला अफजा बात है कि नासिर हुसैन शाह साहब और वहाँ के जो MPs MNAs है वो वहाँ गए और वो जो एक जख्मी है उनकी इयादत भी की, वहाँ के लोगों से बातचीत की और उन्हें यकीन दहानी कराई कि जी आपके साथ जो है वो नाइंसाफ़ी नहीं होगी। तो पिछले तमाम जितने यानी कि मुख्तलिफ तरह के वाक़यात हुए, उसमें पहली बार हमें ये उम्मीद नज़र आ रही है कि पीपल्स पार्टी जो है वो संजीदगी से इस मामले को देखेगी और देखना चाहिए। देखिए हम समेत कराची के जितने लोग हैं, चाहे वो बहरिया टाउन के इर्द-गिर्द रहते हों, कराची की पेरिफेरी में रहते हों, सब जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत, बिल्कुल हम मानते हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और उनके दायरा इख्तियार में ये तमाम चीज़ें आती हैं और हमें खुशी है कि वो गए और वहाँ पे जाके लेकिन उसको देखें और इंसाफ के साथ में जो मामलात बनने चाहिए उसके मुताबिक जो है अमल दरामद किया जाए, तो ये बहुत अच्छी कोशिश हो जाएगी। अच्छा, मैं इसमें एक और भी सवाल आपसे उठाना चाहता हूँ कि देखिए पीपल्स पार्टी की तो सिंध में हुकूमत है और सिविल इंतज़ामिया और पुलिस जो है वो इसमें कर रही होती है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी अगर ऐसा है नासिर हुसैन शाह साहब की, और हमने पिछले हफ्ते देखा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो है वो हुक्म दिया, ये खबर चली कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि इसको रोका जाए। लेकिन फिर 1 हफ्ते बाद फिर से वही हरकतें शुरू हो जाती हैं और फिर से दोबारा सोशल मीडिया पर आना शुरू हो जाता है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत का रोल एक तरफ बताइए, लेकिन साथ ये बताइए कि कराची में हम अक्सर देखते हैं कि रेंजर्स जो हैं वो अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल के हवाले से भी वो आगे रहते हैं। एमक्यूएम के खिलाफ जो पूरा ऑपरेशन था, चाइना कटिंग उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट था, जिसकी वजह से जो है वो ऑपरेशन हो रहा था और फिर उसके बाद दहशतगर्दी वगैरह भी। तो ये जो सारा मामला है, इसमें इस वक़्त आपको कहीं रेंजर्स जो है, उनका क्या किरदार नज़र आया है सो फार? देखिए, अभी तक जो हमारी इत्तलात हैं कि पुलिस और ठप्पेदार, वहाँ के कमिश्नर और मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के इदारे, ये तो इदारे ग्राउंड पे मौजूद थे जब भी ये मामलात हुए हैं। अच्छा, फिर इन कुछ इदारों का मामलात भी मैं आपको बता दूँ। देखिए, इदारे 2 तरह की जो है वो अंदाज़ में काम करते हैं। एक तो इदारों की अपना इंटरेस्ट होता है कुछ जगहों पर कि वो अपने इंटरेस्ट के तहत जो है वो काम कर रहे होते हैं। कुछ जगहों पे इदारे जो है वो इस तरह होते हैं कि उनको ऊपर से ऑर्डर मिले होते हैं और उस ऑर्डर में फिर ये नहीं होता सही क्या है, गलत क्या है। बात आप बिल्कुल, ये हुँ। बात बिल्कुल क्लियरली ज़हन में रखें, बिल्कुल हमने देखा है वाज़ेह तौर पर, आपने जितनी मिसालें दी, उसमें बिल्कुल उसमें इदारों से ज़्यादा कसूर उनका नज़र आता है जो ये अहकामात देते हैं। आँखें बंद करके जब अहकामात दिए जाते हैं तो उससे नुकसानात ज़्यादा होते हैं। सही। अच्छा, फाइनली तौहीद, मैं आपसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कल आपने एक ट्वीट की और उस ट्वीट के अंदर आपने ये लिखा कि एक नदी जो है लंगीजी नदी, इसकी भराई करके ज़मीन को भी बहरिया टाउन में शामिल कर दिया जाएगा। माहिरीन माहौलियात को इस मामले पर तवज्जो करनी चाहिए। आपने ये ट्वीट की। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो ट्वीट है, इसके अलावा ये मतलब एक पहला वाक़या, ये क्या ये वाहिद नदी है? इसके अलावा भी बहुत सारे एरियाज़ होंगे, ज़ाहिर है 25,000 एकड़ ज़मीन है जिसके अंदर बहुत कुछ हो रहा है। तो इससे इकोसिस्टम के ऊपर कराची के क्या फ़र्क पड़ रहा है? क्या और लोकल्स जो हैं, उनके ऊपर किस किस्म के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो इस सारी जो इस
फोर्स्ड एविक्शंस और एक्सपेंशन जो कि इलीगल है इन मेनी वेज, वो उसकी वजह से जो है वो क्या कराची के आवाम पर, कराची के ये शहरी हैं, ये जो यहाँ पर इन जगहों पर आबाद हैं, इनके ऊपर और इनकी जो इकोसिस्टम है और ये जो दरिया या नदी या नाला जो भी कुछ यहाँ पर बह रहा है, इससे क्या नुकसान जो है वो अभी तक आप देख रहे हैं कि उसका एहतमाल है? देखें, पहले तो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, कल ये वीडियो मुझ तक पहुंची थी। मैंने आज सुबह जो है सबसे पहले इसको जो है वो रात में मज़ीद कंफर्म किया एक दो लोगों से कि जी क्या सिलसिला है। हफीज़ बलोच ने कहा जी ऐसा बिल्कुल दुरुस्त है, ये लंगेजी नदी को जो है ये भराई करने की कोशिश की जा रही है और उसको भराई करके इसे मुमकिन है कि इसे जो है वो बहरिया टाउन में शामिल कर लिया जाए। तो अच्छा, अब क्योंकि नदी जो है वो बरसाती पानी को लेकर चलती है, तो हमें पहले ही अंदाज़ा है कि हमने बहुत सी नदियाँ शहर कराची में, हम जब ये बात करते हैं कि तजावुज़ात हो गई, अब तजावुज़ात में समझा ये जाता है आम तौर पे कि जो गरीब है वही जो है तजावुज़ करने वाला है, या वही जो है वो गैर कानूनी जो है वो घर या इस तरह बिल्डिंग बनाने वाला है। ऐसा नहीं है। अगर हम कराची शहर में बात करें तो आप समझ लें ये जो महमूदाबाद का नाला है, इस पर आपको बड़े बड़े जो है वो बंगले नजर आएंगे। अगर आप ये शारा फैसल पे उमर कॉलोनी के पीछे वाले साइड पर देखें तो यही इसी तरह की कुछ मिसाल हमें ये जो लंगेजी नदी के साथ में नजर आ रही है कि यही एक बासर इदारे की जानिब, एक बासर प्राइवेट इदारे की जानिब से इस नदी को जो है वो भराई करके इस जमीन पर जो है वो हाउसिंग सोसाइटी कायम कर दी जाएगी। हमें यह खदशा है, नंबर एक। दूसरा, अगर आप देखें बहरिया टाउन का स्पैन देखें ऊपर की तरफ, जो कि जाकर कीर्थर पार्क से मिल जाता है। अब खतरा यह भी है कि अगर कल को ये कीर्थर पार्क में दाखिल हो गए तो उसके बाद, क्योंकि कीर्थर पार्क तो जो है आपका नेशनल जो है वो कंजर्वेशन मोड में आता है और उसको जो है छेड़ा ही नहीं जा सकता, लेकिन कोई इस बारे में सोचने को तैयार नहीं है। तीसरी चीज जो आपने कही, जिसमें आपने ये कहा कि जी जो लोग यहाँ के रिहायशी हैं, तो मैं आपको बताऊं, देखिए 2014 से पहले यहाँ पर तकरीबन 45 से ज्यादा देहात थे, और उन देहात की तमाम जो रोजगार था वो तमाम ज़राअत और उससे मुंसलिका जो होती है, समझ लें कि जी भेड़ बकरियां पालना, इस तरह की चीजें, वो था। वो सब तो हमने पहले ही खत्म कर दिया। हम माहौल की तबाही की तरफ तो बढ़ चुके हैं। अब तो समझ लें उसमें जो आखिरी कील है वो ठोकने की तैयारी की जा रही है। मलीर जो है, मैं फिर बता दूं, मलीर जो है वो कराची का ऑक्सीजन हब है। अभी देखें, कुछ अरसे पहले ये मामला जब आए थे कि जी जो आपका ये जो मलीर एक्सप्रेस वे बनने वाला है, इसमें भी हमने आवाज उठाई थी। हमारा आवाज उठाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमने वहां का खुद दौरा किया था, हमने देखा कि किस तरह ज़राई ज़मीनें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, उस पर कंक्रीट बिछ जाएगा। तो हम सिर्फ इस चीज़ के खिलाफ हैं। अगर दीगर कोई तरक्की हो जो हुकूमत कर रही है, हम उसके खिलाफ नहीं, पहली बात। दूसरी, प्राइवेट इदारा अगर कोई काम कर रहा है तो वो अपनी कानूनी हुदूद में रहकर करे, उस पर कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, तो उसमें हुआ क्या, बहरिया टाउन के केस में 45 से ज्यादा देहात और लाखों की आबादी जो है वो बेदखल हुई, कोई नहीं जानता वो कहाँ गए। ज़राई ज़मीनें, कई हज़ार एकड़ ज़राई ज़मीनें जो हैं वो ख़त्म हो गई। उससे दो तरह के मामलात, एक तो आपका जो कहते हैं, हम कहते हैं कि जी कराची में जो है हीट वेव ज़्यादा आ रही हैं, दीगर मामलात हो रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बारिशों के पैटर्न में तब्दीली आ रही है, सब चीज़ें इससे मुंसलिक हैं बिल्कुल। इसके अलावा दूसरी अहम चीज़, जो हमारा फूड चेन सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। और अभी नहीं तो आज से 5 साल बाद हम सर पकड़ के बैठे होंगे कि ये हमने क्या किया, ये हमने अपने माहौल को किस हद तक नुकसान पहुंचाया है। और सिर्फ यही माहौल को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है, मैं आपको यहाँ एक और ऐड कर दूं, 2-3 दिन पहले मैंने एक और ट्वीट भी की थी जिसमें सीव्यू के पास नजर आ रहा है कि जी जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल है, जो गार्बेज है, वो जो है सीव्यू पर जो है डंप किया जा रहा है, क्योंकि शायद वहां पर वो चंकी मंकी वाला जो एरिया है वहां पर कुछ अलग तरह के पैटर्न पे जो है वो नेचुरल जो बेड है उसको हटा के कुछ अलग तरीके से कचरे और इस डिब्रीज को मिलाकर कुछ बनाया जाएगा। तो ये तमाम तरीके नहीं हैं, हमें बहुत देख रहा है, हम नेचर से बहुत अगेंस्ट जा चुके हैं, पहले ही एक नेचर और के चीज बहुत भी आपने अभी मेंशन किया था कि ये बरसाती नाला है, तो ये बरसात में फिर जब ये नाले बंद होते हैं तो फिर कराची जो है वो पूरा का पूरा फ्लड हो रहा होता है, अर्बन फ्लडिंग हो रही होती है, और उस वक्त हम जो है वो रो रहे होते हैं कि इंतजामिया कहाँ है और डीएचए में इतना पानी खड़ा हुआ है और क्लिफ्टन में इतना पानी खड़ा हुआ है और फलानी जगह पर फलानी जगह पर, लेकिन ये जिन नालों ने उस पानी को लेकर कहीं जाना है वो तो हम उसमें तो मट्टी भर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये असल में ये बात वही है कि जब ये भराइयाँ हो रही होती हैं उस वक्त सरकारी इदारे जो है वो इन पर तवज्जो नहीं दे रहे होते, लेकिन बाद में जब कभी एक बहुत बड़े लेवल का डिजास्टर जैसे कि 2020 का फ्लड आया था, वो उस तरह की चीजें होती है, तो फिर इदारों को ये ख्याल आता है, अच्छा जी ये अगर वो भी अगर थोड़ा काम करें तो ये ख्याल आता है कि जी अच्छा ये मामला था, ये तो एक्चुअल ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन था, ये अगर इसकी भराई नहीं होती पिछले किसी दौर में तो फिर ये शायद आज बेहतर होता। तो जरूरत इस बात की है कि बर वक्त
जो है वो इदारे फैसला करें और बिल्कुल फैसला करने के बाद में उस पर कायम रहें बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर गुजर नाले के खिलाफ इदारे ये कहते हैं वहाँ पे तजावुज़ात कायम हुई, तो मैं ये कहता हूँ कि एक रात में तो कायम नहीं हो गई, ये 40 साल 50 साल का अलमिया है वो कायम हुई हैं। तो अगर आप उस पर उस वक्त स्टैंड ले लेते और इदारे के जो निचले दर्जे के जो स्टाफ है वो उस पर कमाइयाँ नहीं करता, तो आज हम वहाँ भी जो है वो इस मुश्किल पोजीशन में नहीं खड़े होते। बिल्कुल सही कहा आपने। तो तौहीद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें हमारे लिए वक्त निकाला और ये बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो आप हमारे लिसनर्स तक और हमारे जो व्यूअर्स हैं उन तक लेकर आ रहे हैं, हमारे तक लेकर आ रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस हवाले से जो है वो सिंध हुकूमत भी अपने इंतजामात करेगी और अपनी जो सिंध हुकूमत की जो एक्शंस हैं, कार्रवाई करने की जरूरत है वो भी करेगी। आपने अच्छी खबर सुनाई कि नासिर हुसैन शाह साहब वहां पर गए थे, वो इस हवाले से कुछ करेंगे, तो ये अच्छी खबर है। लेकिन मैं जाती तौर पर मुझे डाउट्स हैं कि हमारे कोई भी सियासी जमातें जो हैं और हमारे जो इदारे हैं वो इस हवाले से इस काबिल भी हैं कि वो मलिक रियाज जैसे जो बड़े बिजनेस डेवलपर्स हैं और बड़े बड़े जो टाइकून्स हैं इनके ऊपर कोई हाथ डालने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि इन सबके जो मफादात हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो हमारे लिए वक्त निकाला। और इस के लिए नाज़रीन, आप भी हमें फीडबैक दीजिएगा जरूर। नया दौर के प्लेटफॉर्म से अली वारसी और मोहम्मद तौहीद को इजाजत दीजिए। आदाब।